Good evening, everybody. So, we are discussing here about the changed pattern of IES. I think you have been informed that there is new pattern to be followed from 2017 onwards. So, obviously there are several apprehensions etc. regarding this change pattern. तो जरा इसको कंपैरिजन कर लें कि अभी तक क्या व्हाट वाज द पैटर्न और अब जो आएगा उसमें क्या डिफरेंस होगा, और इज देयर एनी नीड टू चेंज द स्ट्रेटेजी, हाउ टू प्रिपेयर. लेट अस सी. देखिए पैटर्न फॉर आईईएस 2016 बिफोर दिस एंड फ्रॉम 2017. There are two stages till now, written examination and personality test. देखिए जो एक चीज एज इट इज रहेगी, पर्सनालिटी टेस्ट पीटी 200 मार्क्स, वो तो एज इट इज है, सेम थिंग इज रिटेन्ड. उसका जो अपना इंपॉर्टेंस है वो रहेगा ही. रिगार्डिंग द रिटन एग्जामिनेशन, अभी तक जो यानी इस साल भी ईयर 2016 में भी जो रिटन एग्जाम होना है वो सब एक ही पार्ट में, एक ही स्टेज में. अभी तक के पैटर्न में जो रिटन है वो ये जनरल एबिलिटी 200, ऑब्जेक्टिव 1 200, ऑब्जेक्टिव 2 200, कन्वेंशनल 1 and conventional 2, each paper of 200 and total written 1000 and total marks 1200, grand total 1200. On the basis of the score of this written examination there is interview call. इसके अकॉर्डिंग मेरिट जो मेरिट बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू दिस अराउंड 2 to 3 times of the available seats the candidates are called for the interview. For example, if there are total suppose 600 seats, around 1200 to 1800 2 to 3 times are called for interview और फाइनल रिजल्ट फिर इसके अकॉर्डिंग. ओके, तो अब तक के पैटर्न से ये फैमिलियर है. अब देखिए जो इसमें चेंज हुआ है, पर्सनालिटी टेस्ट अपनी जगह एज इट इज है ही. देयर इज प्रीलिम मेंस. ऑब्वियसली विद द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, ये चीज तो होनी थी. वी हैव प्रेडिक्टेड दिस थिंग मच अर्लियर. अब से 2-3 साल पहले हमने इसके बारे में प्रेडिक्ट भी किया था कि कभी ना कभी ये पीरियड मेन होना ही है इसमें श्योरली. तो देखिए जैसे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए प्रीलिम और मेंस होता है तो उसी पैटर्न पर यहां भी, लेकिन सिविल सर्विस में और यहां पर एक बेसिक डिफरेंस रहेगा. ठीक है ना, बताएंगे वो भी. देखिए तो जो प्रिलिमिनरी स्टेज है इसमें केवल ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे और मेंस में केवल कन्वेंशनल. प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव 1 पेपर 1 जनरल एबिलिटी. ओके, नाउ ये वाला जो जनरल एबिलिटी है और ये इसका वेटेज तो सेम है, 200 मार्क्स पहले भी था और 200 मार्क्स ये अभी भी. बट ऑब्वियसली दिस एंड दिस, इसमें सिलेबस चेंज हो चुका है जनरल एबिलिटी का. एंड आई एम श्योर दैट बीइंग एन इंजीनियर यू विल बी मोर कंफर्टेबल विद दिस चेंज्ड पैटर्न. जो जनरल एबिलिटी का सिलेबस अब है उसमें आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल होंगे ज्यादा देन दिस. इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या रहेगा सिलेबस में. ठीक है ना, पहले चलिए पैटर्न कंप्लीट कर दें. अब यहां पर ये तो जनरल एबिलिटी, ये जो पेपर 2 है
टेक्निकल टोटल सिलेबस। ये ऑब्जेक्टिव टोटल सिलेबस का 200 नहीं, इट इज फॉर 300। तो एक तरीके से इंस्टेड ऑफ दीज टू पेपर्स, अभी तक देखिए जो होता है टोटल सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट 1 में, कुछ सब्जेक्ट 2 में, फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच। दो चारों ब्रांचेस जो भी हैं इंजीनियरिंग सर्विस में, जो भी एलिजिबल हैं, उनके लिए दो पार्ट में सिलेबस डिवाइड किया गया है। तो पहले दो ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे 200 मार्क्स ईच। अब ये दो ऑब्जेक्टिव ना होकर इन दोनों का सिंगल ऑब्जेक्टिव। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर का वेटेज ऑब्जेक्टिव पार्ट का, अगर पहले टोटल 600 होता था, अब ये टोटल 500, तो ये मिलाकर 500 का प्रीलिमिनरी हो जाएगा आपका। इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि सिलेबस में सच ऐसे कोई मेजर चेंज नहीं है, ठीक है ना। टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सिलेबस में देयर इज नो मेजर चेंज। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स ऐड हो चुका है, बाकी ब्रांचेस में और ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं है। छोटे मोटे जो माइनर चेंजेस हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट में से किसी एक हेडिंग बदल दी एटसेट्रा, थोड़ा बहुत टॉपिक अगर चेंज कर दो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन कोई मेजर चेंज नहीं इसमें, एक्सेप्ट ओनली इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऐड हो चुका है टेक्निकल सब्जेक्ट में, जो गेट एग्जामिनेशन में भी आता है। तो ये 500, तो टोटल ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है 100 मार्क्स से कम हो गया। ओके, पहले 600, अब टोटल 500। मेंस में अगेन टोटल टेक्निकल सिलेबस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, दोनों ही कन्वेंशनल पेपर होंगे, 300 मार्क्स ईच। ये कन्वेंशनल पेपर 1, ये कन्वेंशनल पेपर 2 एज इट इज, इनमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन आप देखें टोटल कन्वेंशनल पेपर, दोनों टेक्निकल पेपर का वेटेज 100 मार्क्स बढ़ गया, यानी टोटल 200। तो आप इसमें जो है अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पोर्शन टोटल उसके 100 मार्क्स कम हो गए और कन्वेंशनल का 200 बढ़ गया। ये बहुत जरूरी था स्पेसिफाई करना इसमें। ये रहा, ये हो गया 600 का मीन्स। नाउ अब इसमें जो डिफरेंस आया बेसिकली पैटर्न में प्रीलिमिनरी और मेन होने से, वो ये कि अभी तक जैसे होता था आप लोग एग्जाम देने गए तो ये चारों एग्जाम बल्कि पांचों पेपर हो जाते थे 3 दिन में, जनरल एबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, कन्वेंशनल सभी। उसका क्राइटेरिया अभी भी चल रहा है 16 तक भी, कि जो लोग टोटल ऑब्जेक्टिव इन तीनों पेपर में एक मिनिमम मार्क्स लेकर आते हैं, वो मिनिमम मार्क्स कोई फिक्स नहीं है, ईयर बाय ईयर, ब्रांच टू ब्रांच कुछ चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में खैर सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पर भी है, हमारी ऐप में भी, एप्लीकेशन जो हमारी ऐप है एंड्रॉइड में, उसमें भी इन्फॉर्मेशन रहती है इसके बारे में, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं कि कितने मिनिमम क्वालिफाइंग। तो खैर जितने भी इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आते हैं उन कैंडिडेट की ही कॉपी चेक होती है ये कन्वेंशनल की। ओके, होता अभी वही हो रहा है, लेकिन आप यह कि भले किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक होती है यानी कन्वेंशनल की, लेकिन एग्जाम तो देते ही हैं सभी 1000 में से अकॉर्डिंगली। बस प्री मेन होने से क्या होगा, इसे प्री मेन को स्टेज 1 कहा गया और मेंस को कहा गया स्टेज 2। ये स्टेज 1 स्टेज 2 एक ही बात है, या तो प्री मेन कहीं या स्टेज 1 और स्टेज 2। बस यहां पे डिफरेंस यह है कि पहले जो आपका पेपर हो जाएगा, एक दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे 500 मार्क्स के, इसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, और मेरिट के अकॉर्डिंग जितने स्टूडेंट कॉल किए जाएंगे ओनली those are allowed to appear in the mains examination or this। एक जनरल रूल जो कहता है
on the basis of the experience of civil service examination. कि स्टेज 2 में मेंस में अराउंड 12 to 13 टाइम्स स्टूडेंट कॉल किए जाएंगे फॉर रिटन एग्जामिनेशन। सपोज टोटल अवेलेबल सीट 600 है, तो अराउंड 7,000 8,000 स्टूडेंट्स वो सिलेक्ट किए जाएंगे टू राइट द मेन एग्जामिनेशन दिस कन्वेंशनल पेपर अकॉर्डिंग टू दिस। एक तरीके से रियल कंपटीशन यहां से शुरू होता है। नाउ यस, जो हमने कहा था कि सिविल सर्विस के पैटर्न में इसमें एक बेसिक डिफरेंस देखिए। आईएएस के बारे में जैसे आप जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्जाम होता है वहां पर इसके बेस पर कॉल किया गया मेंस के लिए, फिर उसके बाद ये मार्क्स खत्म हो गए, इनका कोई रोल नहीं। इंटरव्यू के लिए कॉल किस बेस पे किए जाते हैं वहां पर, मेंस एग्जाम के मार्क्स पर। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं, यहां पर जो आपको कॉल किया जाएगा टोटल 1100 प्री और मेन के जो मार्क्स मिलाकर हो गए 1100, इसके बेस पे आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी। ऐसा नहीं है कि केवल मेंस एग्जाम या कन्वेंशनल एग्जाम के बेस पर, ओके, दोनों मार्क्स। तो प्री के जो मार्क्स हैं वो यहां रैंक में भी डिसाइड होंगे, ओके, ये रैंक डिसाइडिंग में होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रीलिमिनरी के लिए बस क्वालिफाइंग स्टेज, इसलिए इसको क्वालिफाइंग नहीं कहा गया क्योंकि इसके मार्क्स आगे ऐड हो रहे। और इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट, जैसे हमने कहा था एज यूजुअल 200, इट इज 1300 मार्क्स ओवरऑल, ग्रैंड टोटल 1300। दिस इज अबाउट द चेंज्ड पैटर्न। अब इसमें देखें एज सच देयर आर मेनी क्वेरीज, मेनी एप्रीहेंशंस एटसेट्रा। उसमें तो ठीक है, काफी टाइम लग भी जाएगा स्ट्रेटेजी बताने में। थोड़ा सा और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दें रिगार्डिंग दैट कि जो जिस चीज को एक मैंने कई बार अभी भी रिपीट किया, वेटेज। यहां पे 600 ऑब्जेक्टिव 400 कन्वेंशनल, तो ये होता था कि अगर ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर आ जाए, कन्वेंशनल थोड़ा सेक्शन वीक भी है, कह सकते थे कि इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू में मार्क्स अच्छा आ जाए, सिलेक्शन हो सकता था। इसलिए अभी तक एक जनरली ट्रेंड जो मैंने देखा, स्टूडेंट कन्वेंशनल क्वेश्चन पे कम फोकस करते हैं थोड़ा। एक तो आई कैन नॉट से व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर स्केयर्ड ऑफ द कन्वेंशनल पेपर्स, कन्वेंशनल क्वेश्चन, कि पता नहीं कन्वेंशनल क्वेश्चन से उससे डर क्यों लगता है सच ऐसे। लेकिन पहले अब इस पैटर्न को छोड़े नए पैटर्न की बात अगर करें, यहां पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं 500 और 600। अब ऑब्वियसली इसका वेटेज ज्यादा है। कुल मिलाकर बिना कन्वेंशनल पेपर में जब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा तो बहुत कम चांस है फाइनल सिलेक्शन के। हो सकता है कि इसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, ये वीक रह गया, इंटरव्यू कॉल आ भी जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं। फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए तो रैंक तो अच्छी बनेगी नहीं श्योरली, ओके। तो अगर आप इफ यू आर ड्रीमिंग अबाउट टू जॉइन रेलवेज, एमईएस, टेलीकॉम एटसेट्रा, सीटीपीडब्ल्यूडी, तो वो सपना अधूरा रह जाएगा। बस यह है कि ठीक है नाम के साथ आईएएस लग जाए। मीन्स अकॉर्डिंग टू, अगर पर्सनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो देखिए, जो मोड ऑफ प्रिपरेशन है, जो अपने प्रिपरेशन का टाइम हमने फॉलो किया, या फिर व्हाट आई एडवाइज ऑलवेज टू द स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्या पैटर्न फॉलो करना है, किस तरह प्रिपरेशन करनी है, अगर उस पैटर्न पे बात करें, देयर इज नो डिफरेंस इन द ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल पेपर। मोड ऑफ प्रिपरेशन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। व्हाई? कई बार कुछ स्टूडेंट के जबान से ये वाली बात सुनी है
कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरे जो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन है वो कंप्लीट है, कन्वेंशनल की नहीं। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सोल्व कर सकता हूं सारे सिलेबस के, लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं सोल्व होते। ये बात ही बड़ी अजीब लगती है मुझे तो। देखिए इसका एग्जांपल यही है कि जैसे कोई आई सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट, अगर वो ये कहता है कि मैं आपकी दाईं आंख का ऑपरेशन कर सकता हूं, नॉट दी लेफ्ट आई, कि राइट आई का तो मैं कर दूंगा, लेफ्ट आई का नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस? तो बिल्कुल वही बात ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल के लिए, दोनों इतने इंटरलिंक्ड है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन या केवल कन्वेंशनल की। आपको जब समझना होगा तो थोरली समझना होगा। बिल्कुल यही बात गेट एग्जामिनेशन के लिए भी है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा जरा गेट से अगर मैं लिंक करता हूं तो सी, गेट में जो आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन देखे हैं, कॉमन डेटा क्वेश्चन, आपने उन क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वही है जो कन्वेंशनल क्वेश्चन का लेवल है इंजीनियरिंग सर्विस में। ओके, बिल्कुल वही लेवल होता है लगभग। और देखिए क्लास के टाइम तो मैंने जब सब्जेक्ट में, डिफरेंट सब्जेक्ट में हमने बताए भी हैं कि देखिए ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में गेट का है, ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स का कन्वेंशनल है। अब बताइए डिफरेंस क्या है? डेटा के अलावा कुछ डिफरेंस है? नो, वही तो एक्सप्लेन करना है सब कुछ, न्यूमेरिकल तो वही हो गया। तो वहां भी डिफरेंस नहीं। और यहां की बात रही तो फ्रॉम द डेस्क ऑफ द इंजीनियर जोन, इसके अकॉर्डिंग जो हम कहना चाहते हैं आपको कि देखिए अभी तक भी हमारा मोड ऑफ प्रिपरेशन हो रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक की प्रिपरेशन किया है सेशन तक भी, उनको आगे के पैटर्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई? देखिए अगर कोई भी सब्जेक्ट कंसिडर किया जाए, कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट किसी भी ब्रांच का, उसके लिए तरीका यही होता है कि पहले थोड़ा थ्योरी, पहले उसके बेसिक समझे जाए थ्योरी के, इसके बाद डेरिवेशंस। यहां डेरिवेशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जनरली कॉमन व्यूज आता है कुछ स्टूडेंट से कि जब केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है तो डेरिवेशन की क्या जरूरत है। यानी उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि केवल हमें गेट में अपेयर करना है, ईएस में नहीं, या फिर ये सोचते हैं कि हम कन्वेंशनल में डेरिवेशन में कंफर्टेबल नहीं, हम इंजीनियरिंग सर्विस अप्लाई नहीं करेंगे केवल गेट में। तो डेरिवेशन के बारे में जरा सोचिए। बिना डेरिवेशन, विदाउट गोइंग थ्रू द डेरिवेशन, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेट का जो होता है ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस होता है। इंजीनियरिंग सर्विस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कंसेप्चुअल। तो कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल जो भी आप कंसिडर करें, कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। इंजीनियरिंग सर्विस में भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन बस फार्मूला बेस्ड, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बल्कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कि ये फार्मूला किस कंडीशन में वैलिड है, किस कंडीशन में वैलिड नहीं है। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन है सभी ब्रांच में। वो आपको कैसे पता चलेगा किस में वैलिड है किस में नहीं? अनटिल अनलेस यू गो थ्रू द डेरिवेशन। हाँ, ये जरूर है कि कुछ डेरिवेशन ऐसे है कि बस आपको गो थ्रू करना है, प्रॉपर उसको याद नहीं रखना है कन्वेंशनल के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल पेपर्स के लिए भी सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। वो हम टाइम टू टाइम, क्लास टू क्लास, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बताते भी चलते हैं कि ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कुछ डेरिवेशन हम ऐसे भी कराते हैं कि देखो इससे समझ लो, इसके ये स्टेप्स हैं, बस ये याद रखना है, सारे डेरिवेशन की जरूरत नहीं, लेकिन गो थ्रू आपको करना पड़ेगा। अब इसमें आप ये जरूर कर सकते हैं कि प्रीलिमिनरी से पहले कि डेरिवेशन के गो थ्रू जाएं, उनकी इतनी प्रैक्टिस के मतलब उनके प्रैक्टिस कम कर सकते हैं कि अपना टाइम बचाने के लिए गो थ्रू करें, बस काफी है, क्वेश्चन करना सीख लें, लेकिन गो थ्रू जरूर करना होगा। फिर डेरिवेशन की प्रैक्टिस, उसको याद रखना, वो चीज आप मेंस एग्जाम के टाइम के लिए छोड़ सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं अभी तक। तो खैर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए मोड ऑफ प्रिपरेशन, पहले जरा थ्योरी के गो थ्रू जाएं, फिर जो उसमें डेरिवेशंस हैं, आफ्टर दैट इसके बाद देखिए जो स्टेज आती है, फ्यू कन्वेंशनल क्वेश्चंस, ये बहुत जरूरी होता है। वो इसलिए कंसेप्ट और डेरिवेशन, थ्योरी, डेरिवेशन, जितने भी कंसेप्ट हैं,
बिना कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन किए हुए नहीं होंगी। अगर आपको अभी मेंस में फोकस नहीं भी करना है या उन लोगों के लिए जिन्हें इंजीनियरिंग सर्विस कभी नहीं देना है, केवल गेट के लिए, तो कुछ तो कन्वेंशनल क्वेश्चन थोड़े बहुत तो करने पड़ेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपके टोटल कंसेप्ट वो रिवाइज हो जाए। ओके, ये मस्ट है, ज्यादा कर लें वो अच्छी बात है, साथ साथ ही एंड देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद आएंगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अब आप ये समझिए, इसमें से कोई भी स्टेप आप मिस करते हैं तो भले अलग बात है कि कुछ क्वेश्चन आप कर लें, कुछ क्वेश्चन आप याद रख लें, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होगी। यहां से डायरेक्ट यहां पे आने की सोचते हैं, यहां से डायरेक्ट यहां पे आने की सोचते हैं, और कुछ लोग तो प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं कि कोई गाइड बुक मिल जाए, बस क्वेश्चन याद कर ले जाएं, 6-7 हजार क्वेश्चन है, या बस ऐसे कि ठीक है जितने भी 5-7 इंस्टीट्यूट है सभी की टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, सभी का मटेरियल, सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लें, या प्रीवियस ईयर के याद कर लिए जाएं। ये चीज वर्क नहीं करेगी बिल्कुल भी, रिमेंबर, इसका कोई चांस नहीं है किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना। जो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम प्रोग्राम है डिटेल्ड, उसमें हम हर चीज पे फोकस करते हैं। जनरली कन्वेंशनल क्वेश्चन भी काफी करा दिए जाते हैं साथ में ही, साथ साथ, क्योंकि टाइम अच्छा खासा होता है, तो इसलिए जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनका टेक्निकल हम करा चुके अब से अभी पहले, उनको तो आने वाले पैटर्न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। हम तो ये क्वेश्चन भी अच्छे खासे कराते हैं, ये भी ओके। जब एक थोरोली स्टडी होती है, पूरा टाइम होता है, तो अकॉर्डिंगली तो कंप्लीट स्टडी है वाली। हाँ, अब जरा अगर आप थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा कि बहुत ज्यादा कन्वेंशनल क्वेश्चन के बजाय फ्यू कन्वेंशनल क्वेश्चन जरूर कीजिए जो रिलेवेंट है। हमारा जो भी स्टडी मटेरियल है, जो हमारी बुक्स आती हैं, टेक्स्ट बुक भी हर सब्जेक्ट की है, हर एक ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के तो मैंने खुद लिखे हैं बुक्स, हमारा जो इंजीनियर जोन पब्लिकेशन है उसके थ्रू, उसमें आप गो थ्रू भी कर सकते हैं किस पैटर्न पर है अकॉर्डिंगली, ओके। तो इस पैटर्न पर हाँ, आगे के लिए एक चीज जरूर प्लान की जा सकती है, ये एक्चुअली एक हमारे मैनेजमेंट कमेटी को डिसाइड भी करना है कि प्री स्पेशल बैच और मेंस के लिए स्पेशल बैच, एंड प्री कम मेंस, प्री कम मेंस बैच। कुछ इसके बारे में, जैसे एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा, वैसे काफी तक तो कैलेंडर आ भी जाता है यूपीएससी का 2017 ऑनवर्ड, ये चीजें डिसाइड की जाएंगी। उसमें देखिए प्री स्पेशल बैच अगर हमारा रहता है, उसमें जरूर हो सकता है कि कन्वेंशनल क्वेश्चन पे कम फोकस करें, लेकिन देखिए मैंने जैसे लिखा है फ्यू कन्वेंशनल क्वेश्चंस, इसके बिना बात कभी भी नहीं बनती। थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन करने पड़ते हैं कंसेप्ट बताने के लिए, ज्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पर ही। ये मेंस स्पेशल तो हमेशा रहेगा ही, इसके बारे में तो अभी करना है डिसाइड, लेकिन मेंस स्पेशल, जिसे मेंस स्पेशल बैच आगे कहेंगे। अभी भी हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं स्टूडेंट्स को, कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम। एग्जाम से 2-3 महीने पहले, मार्च अप्रैल मई में हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें सभी सब्जेक्ट के, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, सभी के कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सिलेबस कंप्लीट हो चुका, हम उसमें भी करा चुके कन्वेंशनल क्वेश्चन, फिर भी जिससे कि स्टूडेंट्स की कंटिन्यूटी बनी रहे और थोड़ा सा एक राइटिंग स्किल जान लें कन्वेंशनल के लिए, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस प्रोग्राम अभी चलता है हमारा, जिसमें ज्यादातर फोकस डेरिवेशन, कन्वेंशनल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के भी, और जो हमारे टेस्ट सीरीज के नए क्वेश्चन है, या और वॉट एवर पर्टिकुलर एक्सपर्ट फैकल्टी कंसिडर्स बेस्ट अकॉर्डिंगली, तो ये वाला बैच उस टाइम भी रहेगा, ओके। अपार्ट फ्रॉम दीज प्री कम मेंस, ये ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे होगा जैसे करंट के बैचेस होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, इनके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा
वो खैर इन्फॉर्मेशन बाद में मिल जाएगी। मोर ओवर इसके बारे में देखें, जैसे स्टूडेंट्स की क्वेरी हैं कई वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू और ऐप के थ्रू और फ्रॉम द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एटसेट्रा, एज ए कंटिन्यूअसली आई एम रिसीविंग सच टाइप ऑफ क्वेरीज। तो थोड़ा सा मैंने उसके बारे में समराइज किया। बाकी जो जनरल एबिलिटी के बारे में जैसे मैंने शुरू से कहा था, वो चीज तो जरा बता ही देते हैं। देखिए जनरल स्टडी जो भी है, ये जनरल एबिलिटी अभी तक के जो सिलेबस है आप इससे फैमिलियर हैं। इसमें टोटल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लाइफ साइंस, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, ये भी रहता है। वेटेज इनका वेरी करता रहता है। एक तरीके से अपने आप में जनरल स्टडी भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती थी अभी तक। उसमें क्योंकि ये दिक्कत होती थी कि कितनी हिस्ट्री, कितनी ज्योग्राफी, कितनी पॉलिटी, और हर साल पेपर में भी वेरिएशन, कभी ज्योग्राफी का वेटेज ज्यादा हो गया, कभी करंट अफेयर्स का, कभी पॉलिटी का, वो लगातार चेंज होता रहता है। ये इस चीज में जो है कम से कम 2-2.5 महीने की क्लास, 2-2.5 महीने लग भी जाते थे क्लासेस कराने में, ठीक है ना, जो स्टूडेंट को जरा बर्डन भी लगता है। लेकिन अभी जो है इसमें वेटेज मेनली नाउ चेंजिंग सिनेरियो, इसके अकॉर्डिंग देखिए, मेरे पास इसका सिलेबस भी है। ये इसमें बेसिकली करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो गेट वाला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, खैर इसी का पार्ट है वो तो एक तरीके से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहां जनरल एबिलिटी में आ गया। एंड आई एम श्योर कि जो सिलेबस गेट एग्जामिनेशन का है उससे बाहर नहीं जाएगा, बल्कि क्वेश्चन उससे आसान ही रहेंगे, क्योंकि आप जानते हुए कैलकुलेटर अलाउ होता नहीं, तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन तो नहीं, वेरी बेसिक क्वेश्चंस। इसके अलावा जो मेनली आप इसमें है एथिक्स एंड वैल्यूज इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इसके अलावा बाकी कुछ कह सकते हैं टेक्निकल पोर्शन भी इसमें है। जनरल एबिलिटी में जो टेक्निकल के बारे में कहा गया, वो सभी ब्रांच का थोड़ा थोड़ा उठा लिया गया सिलेबस। जैसे मैकेनिकल के प्रोडक्शन से थोड़ा पार्ट, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स में ई गवर्नेंस वगैरह, इस तरीके का। अब इसको साइंस एंड टेक कहें या टेक, उससे रिलेटेड ही है ये चीज। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोनों सिलेबस में। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंजीनियर अब आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, ये बहुत इजीली कवर हो सकते हैं। एथिक्स एंड वैल्यूज, ये सिंपली प्रैक्टिस की बात है। जैसे आपने देखा होगा सिविल सर्विस में भी एथिक्स और इंटीग्रिटी का एक पेपर होता है जीएस में, उसी के बेस पे कुछ अंदाजा लगा लेते हैं, तो क्वेश्चन इसके आसान ही रहते हैं जनरली, ठीक है ना। एथिक्स का मतलब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर इंजीनियरिंग प्रोफेशन से बात करूं, सपोज यू आर एन आईएएस ऑफिसर इन रेलवेज एंड यू आर गिविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी फॉर कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, सपोज फाउंडेशन ऑफ द रेलवे ट्रैक। कि आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप रेलवे ट्रैक की फाउंडेशन डालें, वो ठीक है, कोई सी ब्रांच से रिलेटेड हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, व्हाटएवर भी। एंड अब उस ट्रैक के उसमें सपोज करो कोई लीगल कॉलोनी एटसेट्रा, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, या कोई स्कूल आ जाता है, प्राइमरी स्कूल, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एथिकली क्या लगता है हमें कि नहीं, किसी को डिस्प्लेस मत करें, बट लीगली सही क्या है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो कुछ इस तरीके के डिसीजन से रिलेटेड कि हाउ टू फॉलो दिस वन। एथिक्स से रिलेटेड ये भी है कि आपके सबॉर्डिनेट है कोई,
वो कुछ हेल्प चाहता है आपसे। अब लीगली पर्सनली आप उसकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स, ये वाला इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसको नई चीज मत समझे ऐसे कुछ भी, जो बहुत प्रैक्टिकली आपसे क्वेश्चन जैसे इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसा हो जाए तो क्या करोगे, एटसेट्रा। ये सब क्वेश्चन रहेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी पैराग्राफ गिवन है और बताइए व्हाट विल बी योर डिसीजन एज सच, ऐसे, ठीक है ना। तो ये जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। करंट अफेयर्स है, थोड़ा बहुत कोई एक मैगजीन, जैसे हमारी मंथली मैगजीन आती है डायलॉग इंडिया के नाम से, इसमें तो वो रेफर करते चले काफी रहेगा। कुल मिलाकर जनरल एबिलिटी का आपका लोड काफी कम हो जाता है, टेक्निकल पे आप बढ़िया तरीके से फोकस कर सकते हैं। ओके, व्हाट आई वांट टू से अगेन कि इसको पॉजिटिवली लीजिए, इट इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। और खासतौर से उन लोगों के लिए जो सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए तो ये पैटर्न बड़ा जबरदस्त रहेगा। हाँ, जो लोग अब तक ये सोचते थे कुछ तिगड़म लगा कर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एटसेट्रा कुछ ऐसे कर लिया जाए, तो वो मोर ओवर कन्वेंशनल क्वेश्चन के बारे में जो भी कुछ अगर आपको लगता है कि उसका एक हवा बना रखा है कि कन्वेंशनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या, राइटिंग स्किल क्या है एटसेट्रा, सो डोंट बॉदर विद दिस। एक प्रॉपर मेथड फॉलो करें तो सारी चीजें पता चल जाती हैं। हम तो कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम अलग से भी कराते हैं इन द मंथ ऑफ, इस बार भी कराएंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मार्च एंड या अप्रैल के आसपास, होली के आसपास शुरू हो जाएगा हमारा प्रोग्राम वो। अदरवाइज जो क्लासरूम प्रोग्राम हमारे होते हैं आइदर एट हेड ऑफिस दिल्ली, ये जितनी भी ब्रांचेज है हमारे सैटेलाइट के थ्रू, मोर देन 30 ब्रांचेज, और उसमें कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से भी टाइप है, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, मैनी सच। तो उसमें भी जो सैटेलाइट के थ्रू हमारा प्रोग्राम होता है कि क्लास यहाँ पे कंडक्ट होते हैं लाइव टेलीकास्ट रिमोट सेंटर्स पर, तो उसमें भी ये चीजें हम कराती हैं टोटल। एनीवेयर यू कैन कंसिडर, मोर ओवर जो टेक्स्ट बुक है हमारी स्टडी मटेरियल है, उसको अगर आप गो थ्रू कर लें दैट विल आल्सो बी। तो क्या देखिए, ये एक जनरल ओवरव्यू हो गया। इसके बारे में जो आपके कमेंट्स आते हैं, क्वेरी आती है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर कोई जून मंथ में हमने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रिपेयर। सो देयर इज वेरी गुड रेस्पॉन्स टू दिस। उसके बाद आई थिंक मोर देन 40,000 व्यूज हैं, और उसमें बड़े अच्छे कमेंट्स भी आप लोगों के। अच्छे कमेंट्स से मतलब ये नहीं कि लोग बस ये कह रहे हैं बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अच्छे कमेंट्स से मतलब है कि आप जो अच्छे क्वेश्चन भी रेज करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या करें, इसके लिए क्या करें, मैं उन्हें कहता हूं अच्छे कमेंट्स। सो सिमिलरली आई वांट दीज गुड कमेंट्स, गुड क्वेश्चंस, कि आप इसमें जो भी क्वेरी है वो कमेंट में टाइप करें, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें हमें। तो इसके बाद जो भी अगली स्टेज होगी, वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। मोर ओवर ये तो हो गया जनरल पैटर्न। ब्रांच स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की तो स्ट्रेटेजी में ही डिस्कस करूंगा उसमें, बाकी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं सिविल मैकेनिकल, ये जो भी ब्रांच के, वो अकॉर्डिंगली बताएंगे उसमें, वो फिर आगे का डिस्कशन रहेगा आगे वीडियोस में। सो प्लीज बी इन टच एंड बेस्ट विश टू ऑल ऑफ यू फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस, mainly for the GATE 2016 examination, which is very near. Okay, so try to be positive, try to do your best. Thank you.